हमारे भारत में अगर कोई भी इंसान सोचता है कि हमको वनस्पतियों के बारे में जानना है अच्छे से, समझना है अच्छे से, देखना है अच्छे से, तो हमको लखनऊ में जाके एक इंस्टीट्यूट बना है, एक दार्जिलिंग में उस तरह का एक पार्क बना है। इंस्टीट्यूट समझ लो, पार्क समझ लो, क्योंकि वहाँ भाई गाइड करने वाले भी होंगे, बताते होंगे कि ये पौधा ये ऐसा है, ये ऐसा पौधा है। कलकत्ता में चला जाओ तो कलकत्ता के अंदर शिवपुर नाम का एक गार्डन है, बेंगलुरु में चले जाओ वहाँ भी एक गार्डन है ना। तो इस प्रकार के ढेर सारे गार्डन है जहाँ उनको अध्ययन करने को मिलता है। हरिमौर पासा सुनो, तो ये देखो प्रश्न का कहना है जीवों के वर्गीकरण। सुनो, जीवों को वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है। तो ये ट्रिक जो है, कुंजी माने ट्रिक, कुंजी माने ट्रिक। तो जितनी भी ट्रिक बनी होंगी, ठीक है, जैसे हर्बेरियम वाली ट्रिक, जैसे उद्यान वाली ट्रिक, तो इनके द्वारा हम कैसे पहचान लेते हैं ये सब हमको समझाना है। कि जैसे एक घाघ और भड्डरी रहे हैं, दो किसान थे, घाघ और भड्डरी पति पत्नी रहे हैं, दो किसान जान। तो वो क्या करते रहे कि देहतिया भाषा में गाना बनाए थे। क्या? हाँ, तो वैसे दोहा टाइप से बनाए थे। अब वो इतनी पतली, सुनो सुनो सुनो, तो इतनी पतली वो किताब 10 रुपये की बाजार में बिका करती है। तो जब तुम उसको ले आओगे तो तुम्हारे मम्मी पापा लोग जो देहाती भाषा में गाया करते हैं कभी कभी दोहा टाइप से, तो उसमें खेती किसानी वाले खूब दोहा छापे हैं। उसमें एक दोहा लिखा है कि सुनो, उसमें एक दोहा लिखा है, मेरे को याद नहीं है, ऐसा लिखा है, शनिवार की बादरी जो ज़्यादा सो होए, ऋतु भर वर्षा हो, ऐसा करके खूब सारे दोहा टाइप से लिखे हैं। मतलब अगर इसका मतलब समझो, अब मेरे को दोहा याद नहीं अच्छे से उसमें, लेकिन ये लिखा है कि माने ठंडी ख़त्म हो गई है, बसंत ऋतु लग गई है, उसके बाद गर्मी आती है, फिर उसके बाद बरसात होने वाली है। तो अगर उसमें दिन छापा है कि अगर शुक्रवार है कि शनिवार से कुछ दिया है, अगर बदल आ रही होगी और दूसरे दिन अगर पानी हल्का बूंदाबांदी हो गई हो, कुछ ऐसा उसमें ट्रिक दिया है, तो पक्का है कि उस सीजन में अच्छी बरसात होगी। ऐसा छापा उसमें अच्छे, माने उनकी किसान वाली क्या छाप, खूब सारी श्लोक छापे हैं, किसान वाले श्लोक। ऐसे उनका जानवरों का दांत वाँत का छापा है कि ऐसे जानवर के इतने दांत होंगे, गाय के इतने दांत हो, बैल के इतने दांत हो, तो वो मेहनत वाला बैल होता है। क्या माने दांत गिनने से उस हाँ नहीं, वो लोग उनका गाना बना है, तो किसानों के दोहे खूब सारे बनाए हैं, गाना टाइप से लिखा है, तो उनको याद कर लोगे अगर। सुनो, तो जो बैल खरीदने जाते हैं, जो लोग बैल खरीदने जाते हैं तो दांत गिना करते हैं, तो दांत पता नहीं दांतों की संख्या रहती है। तो अगर सुनो तो उन दोहों में ऐसा लिखा है कि अगर उतने दांत होंगे, पक्का है कि वो जो बैल होगा वो अच्छी मेहनत करेगा। अगर उनके हिसाब से, दोहों के हिसाब से दांत नहीं होंगे, दोहों में गिनती लिखी रहती है, तो अगर उतने दांत ना होंगे तो वो बैल जो है मेहनत नहीं करेगा। नहीं, उसको पकड़ के गिनते हैं, उसके मुंह को ऐसा पकड़ लेते हैं और गिना करते हैं। हाँ, जैसे कुत्ता उत्ता के नहीं 20 हा गिन लेते हैं, 5 उंगली में नहा लगे हैं, तो ऐसा ट्रिक उसमें बढ़िया बनाया है। अच्छा, तो जीवों के वर्गीकरण की कुंजियाँ क्या क्या हैं, जैसे देहातिया भाषा में बना है वैसे ही वैज्ञानिक लोग बनाए हैं, हर्बेरियम बनाए हैं, म्यूजियम बनाए हैं। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि किस कुल का पौधा है। कार्बन डेटिंग मेथड है, जैसे तो अयोध्या में जो मंदिर बना था, तो कार्बन डेटिंग मेथड से जाना गया है कि उसके अंदर कितने साल पुराना पत्थर लगा है, उसके अंदर कब का पत्थर है, उसके अंदर कितने पिलर होंगे, बिना उसको जाने ऐसा जान लिया गया है। अभी जो ज्ञानवापी मंदिर काशी नहीं है, तो उसमें मुसलमानों ने कब्जा कर लिया रहा, तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया था, तो सुप्रीम या ज्ञानवापी है कि मथुरा में, तो अब उसका सुप्रीम कोर्ट बोला है कि अभी हम सुनवाई ना करेंगे, पहले आप वहाँ जाइए। क्या कार्बन डेटिंग मेथड से, अभी आज का न्यूज़ है कि कार्बन डेटिंग मेथड हम अभी ना करेंगे, आप पहले हाई कोर्ट में जाके पहले अप्लाई करिए, छोटी अदालत में, फिर जब वहाँ होगा तब हम सुनेंगे। लगता मथुरा वाला केस है, कहीं का है, अभी आज आया था। तो माने बताओ कि उस मेथड से जान जाते हैं कि वो कितने साल पुराना
पौधा है, कितने साल पुराना वो जीव है, कितने साल पुराना डायनासोर है, कितने साल पुराने डायनासोर के अंडे हैं, तो ये सब कुंजी कहलाती है। इन ट्रिक निकालने को क्या बोलते हैं? कुंजी। तो अगला उसके आंसर पढ़। हाँ, मान लो कि हरिओम के खेत में खुदाई हो रही थी, तो उसके खेत में खुदाई होते होते हड्डा फंसा, पता चला कि डायनासोर की हड्डियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब डायनासोर की हड्डियाँ जब फंसी तो हरिओम ने अपनी बुक निकाला, बुक में जुरासिक युग के बारे में छपा रहा। किसके बारे में छपा था? जुरासिक युग में डायनासोर के बारे में छपा था। तो हरिओम ने उस जुरासिक युग के उसमें छपा था कि ऐसा होता है, ये डायनासोर ऐसा होगा, ये डायनासोर विषैला होगा, ये डायनासोर पत्ती खाता था। तो बताओ वो कि उस किताबों की मदद से हरिओम ने जान लिया कि ये डायनासोर का नाम क्या है, ये डायनासोर किस प्रजाति का है, ये डायनासोर उड़ने वाला है कि ना उड़ने वाला है। तो इन कुंजियों की मदद से हरिओम ने फ़ोन लगाया, मान लो न्यूयॉर्क में ये जीव जंतुओं वाला म्यूजियम है, तो वो बता दिए कि उसके कितने दांत हैं, उसकी हड्डियों जब उसकी पाई गई तो क्या उसका ऐसा निशान था, उसकी हड्डियों में शरीर के इस हिस्से में वाली हड्डी है क्या, तो वो वहाँ से सब जानकारी भेजेंगे। तो ये प्रतिदर्श है, हरिओम को जो मिला इसको प्रतिदर्श बोलते हैं, नमूना। हरिओम के बारी खेत में जो निकला है हड्डियों का ढांचा, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श, सैंपल बोलते हैं, नमूना बोलते हैं। तो हम उस नमूने को कहीं भी संग्रहालय से जान सकते हैं। अगर पेड़ पौधे, अगर मान लो कि दीपांशु के खेत में कोई एक पता नहीं कैसा एक पौधा लगा है जिसमें से मान लो कि चावल जैसे दाने निकलते हैं, पर उसको खाया नहीं जाता, वो अच्छा नहीं लगता। अब मान लो ऐसे कोई पौधा उगाए, अब दीपांशु रहा तो सबसे पूछा करता कि नहीं कौन पौधा या चावल जैसे उगता है। अब दीपांशु ने क्या किया कि लगाया, जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय जो है तो वहाँ फ़ोन लगाया, बोला कि सर जी मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ, इस पौधे को जांचिए। तो वो लोग वहाँ के विश्वविद्यालय में जान गए कि ये पौधा यहाँ उगता है, इससे ये दवाई बनती है, पर ये चावल जैसे दिखता, माना एग्जाम्पल दे रहे हैं ऐसा। तो कहीं के द्वारा हम किसी की तुलना करके हम क्या कर सकते हैं, उसके पहचान कर सकते हैं। तो ये जो हरिओम फ़ोन लगाया था जिस जगह पर, दीपांशु जिस जगह फ़ोन लगाया उस जगह के द्वारा उसी को कहते हैं कुंजी। क्या बोलते हैं? कुंजी। तो उन कुंजियों की मदद से जो हमारे पास सैंपल होंगे, चाहे दीपांशु के खेत का सैंपल हो, वो पौधा जो पाया है, चाहे हरिओम के खेत का जो सैंपल हो, डायनासोर की हड्डियाँ हैं, तो उनको हम तुलना करके अधिक सुविधाजनक तरीके से जान सकते हैं। इस प्रश्न में यही है पूछा कि क्या कर सकते, तो हम अच्छे से जान सकते हैं। फिर आगे वो हरिओम के जो डायनासोर पाया गया है, जब अमेरिका से जो प्रतिनिधि दल आया, हरिओम के डायनासोर का अपनी पुस्तक में आज तक पाए गए जितने डायनासोर थे संसार में, मान लो संसार में 50 प्रकार के डायनासोर पाए गए, हरिओम के यहाँ चेक किए तो पता चला कि उनमें से कोई डायनासोर उस तरह का नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि इसका शरीर 90% मेल खाता है, मतलब ये भी डायनासोर ही है और ये कोई नया प्रजाति का डायनासोर मिल गया। अब 51वां प्रकार का डायनासोर मिल गया। तो इस प्रकार से सुनो, तो वो दो सैंपल जो उनके पास उपलब्ध थे, कुंजी की मदद से वो मान्य और अमान्य का निर्णय लेंगे कि वह सचमुच वो सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो मान्य करेंगे और नहीं होगा तो अमान्य करेंगे। अगर लक्षण मेल खाएंगे तो अगर मेल ना खाएंगे तो उसको विपर्यायी लक्षण बोलते हैं। क्या बोले? लक्षण मेल नहीं खा रहे तो उसको विपर्यायी लक्षण कहते हैं। अब पर्याय मतलब उसी के जैसे लक्षण होने को पर्यायवाची होता है। पर्याय माने उसी की तरह, अभिपर्याय माने अलग प्रकार का। बिल्कुल हरिओम। तो इसमें उसके विकल्प को चुनते हैं, फिर चेक करेंगे कि पक्का है कि वो उस तरह का पौधा है। दीपांशु भी फ़ोन लगाया कृषि वैज्ञानिकों को, वो भी बेचारे बिल्कुल टेंशन में आ गए, यार कोई नया प्रजाति, वो तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में। वो लोग भी अपने हाई लेवल की मीटिंग की, बुलाया कि एक नया पौधा पाया गया है। अब पूरे न्यूज में आ गए, अखबार में, माने कोई, हाँ। फिर दीपांशु को बुलाया गया कि आप कब देखे थे? बोले आप देखे थे। तो दीपांशु को 10 लाख रुपए इनाम दिए, बोले कि इस पौधे को हम लिए जा रहे हैं यहाँ से। और इस पौधे को ले जाकर पता चला कि उसमें से कोरोना की दवाई बनने लगी। उस पौधे से मान लो कोरोना की दवाई बनने लगी। अब उसको उस पौधे का शोध किया गया। सुनो तो, अरे
उस पौधे की पत्तियों को लैब में ले जाके टेस्ट किए, उसका अध्ययन किए, DNA RNA उसका चेक किए, पता चला कि उसमें ऐसे कण पाए गए जो कोरोना के वायरस में पाए जाते थे। तो जब उसको कोरोना के वायरस किसी का सैंपल लिए, उसको थोड़ा सा उसके ऊपर बूंद करके लैब में चेक किए तो कोरोना के वायरस कम हो रहे थे। तो उन लोगों ने दिमाग लगा लिया कि ये तो बिल्कुल कोरोना की दवाई बन गई इससे। अब दीपांशु का तो नाम आ गया भाई, न्यूज़ में आ गया, पूरा अमेरिका, भोपाल, चीन, जापान सब जगह फेमस कि माने अब सब जगह अब उसका सुनो तो उस पौधे का अब नाम रखवाना है। तो वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया कि उस पौधे का नाम रखाया जाए, दीपांशु के नाम से रखा है, दीपांशु कोरोनाए दीपांशु दीप, हाँ, जैसे दीपांशु का DI और कोरोना का CO और दवाई को मेडिसिन कहते हैं, डी को मेडिसिन, उसका नाम क्या रखवा दिए, डी को मेडिसिन। और डी को प्लांट, क्या नाम रखा दिया, डी को प्लांट। अब उसका कोरोना, उसका नाम क्या था, लिनियस का, तो अब इसका वनस्पतिक नाम रखवाना है, कैरलस लिनियस। अब उसका वनस्पतिक नाम रखवाना, तो वैज्ञानिकों ने बोला कि इसमें जाति पहले लिखी जाती है और वंश, जाति और वंश। तो नाम रखा है कि इसके लक्षण मान लो कि मेल खाते हैं किसके जैसे, मान लो कि मैंगो के जैसे मेल खाते हैं। तो मैग्नीफेरा इंडिका जैसे था तो उसका भी नाम रखा दिया मैग्नीफेरा। अच्छा, इंडिका ना बोल के माने इंडिका वन इंडिया का है, ये भी इंडिका का है, तो मैग्नीफेरा इंडिका डी को उसमें कुछ जोड़ देंगे अलग से, तो मैग्नीफेरा ना बोल के डी को फेरा, क्या नाम पड़ेगा, डीकोफेरा इंडिका नाम पड़ गया, डीकोफेरा इंडिका। अब वो जान पर कहीं भी विश्व में वो दवाई जब बिकेगी तो यही नाम आएगा, डीकोफेरा इंडिका। पक्का है कि इंडिया का है, और डी को लगा है माने वो जाति है उसकी, उसने दीपांशु के कोरोना वाले प्लांट है। तो सुनो, जो परागकण के बाह्यचोल का निर्माण करता है, यह पदार्थ परागकण के लिए किस प्रकार उपयोगी है। यदि तुम जानते हो कि तुम सब लोगों के शरीर में क्या है, हड्डियाँ, क्या है, हड्डियाँ, और हम सब के शरीर में हड्डियों के बाहर जो ये चमड़ी का आवरण दिखता है, चमड़ी का जो, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये बाह्यचोल है, ये सुरक्षा आवरण है हमारा, क्या, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसमें कल हमने ये जो हमने कल चित्र पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। पुष्प होता है, इसको परागकोश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परागकोश। अब परागकोश के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे कण, पराग के कण है। ये मान लो पराग का कण है, पकड़ो, निकालो ये पराग का कण, इसमें निकाल लो, ये पराग का कण निकालो। देखो ये जैसे वो चना होता है, मान लो पराग का कण है। अब चना के ऊपर क्या होता है, छिलका निकालो उसका, दो इसको, ये परागकण का बाह्यचोल है। ये किसका है, परागकण का बाह्यचोल है। अब ये बाह्यचोल की वजह से इसको क्या फायदा है, बता दो, किसको फायदा, इसको क्या फायदा है, चना को, इसको कोई फायदा, हाँ, इसको फायदा, इसकी रक्षा हो रही थी ना इसके द्वारा, कवच है,
चना तुम्हारे घर में रात वो धूप में वो सुखवा लो तो क्या करता है ये कवच, इसकी क्या करता है रक्षा, ताप से, दाब से, हवा से, तूफान से, हाँ निकाल देंगे तो उसको वो नुकसान बिल्कुल, हाँ, और अम्ल क्षार से भी रक्षा करता है लोग बाग, बिल्कुल। तो बाह्य चोल का क्या करता है, हमारी चमड़ी बिल्कुल हमारी रक्षा करती है। हाँ, जानते हो ये कैसे पता है, ये कैसे बना है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है जो ली है, स्पोरोपोलिनिन नाम का पदार्थ इसको कहा गया है। वैज्ञानिकों ने क्या नाम रखा दिया है, पन्नी नाम रखा दिया, क्या कागज नाम रखा दिया, क्या नाम रखा दिया है, स्पोरोपोलिनिन नाम का रखा दिया है। और यह खतरा से रक्षा करता है, किसकी, किसी भी है ना, अगर पक्षी उड़ा अपने पैर में उसको चिपका के उसमें गिराने ले जा रहा है तो ये कवच जो है इसकी क्या करता है, रक्षा, ठीक है। उस आवरण की क्या होती है, बिल्कुल प्रतिरोध कार्बनिक सामग्री है, यह प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है, मतलब प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध करती है, रोकती है किसी चीज को, विद्रोह करती है खतरों से। कौन, चलो प्रश्न बताओ, सुनो। पुष्प के पराग कण के ऊपर एक आवरण होता है जो बाह्य चोल कहलाता है, लेकिन जिस पदार्थ से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। वह इसकी रक्षा, इसके जब ये पक्षी जब इसके अंदर ले जाता है, परागकण होने वाला होता है, तो जब पक्षी ले गया हवा से उड़ के वो गया होगा तो उसके बाहर का आवरण उस कण को क्या नहीं होने देता, खराब, ताकि फिर बाद में वो पुष्प क्या बन जाएगा, बाद में फल बन जाएगा। और अगर हम उस परागकण की बात करें तो किसके जैसे होता होगा, जैसे चने का छिलका ऊपर से दिखता है तो छिलका रक्षा करता है चने के, वैसे ही इसमें होता है। चने का एक उदाहरण लिए हैं अभी, ठीक है। चने के बारे में बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्या बोले, हाँ ठीक है। पराग कोश के अंदर क्या होता है, पराग का कण, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हाँ, उत्तर पढ़ना है कि 8वां, अच्छा समानता नहीं पढ़ दो, पूरा कर दो उसको। पराग कण के बाद नहीं अभी यहाँ तक की थी ना, अब यहाँ से शुरू करना। यह पदार्थ परागकण के लिए किस प्रकार उपयोगी है ना, वही कि रक्षा करेगा ताप से, धूप से, आवरण से, ठीक है। राधिका निकाल लो गाड़ी, दुश्मनों से भी करेगा। हाँ सर जी 8 में पढ़ूं? हाँ। समानता यह देखा जाता है कि स्पोरोपोलिनिन परागकण के चारों तरफ एक सतत परत नहीं बनाता, कारण बताएं। राधिका 6 बजे से कर लेते हैं टाइम तुम लोगों का, कौन अभी शाम को 6 बजे से। सर मैं ही बस तो आती। हाँ ठीक है ना, कहीं पूछा? हाँ होगा, ठीक है, ठीक है, चल ठीक, कोई दिक्कत, ठीक आ गई, चल करो, मैं फिर तुम 6 बजे में पढ़ाने लगूंगा तुम्हारा, ये हमारे लिए हाँ अच्छा फिर अभी इनसे पढ़ाऊंगा ना, टेंशन लो, कोई करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लो, चलो करो, बोलो। हाँ बोलो। समानता यह देखा जाता है कि स्पोरोपोलिन परागकण के चारों तरफ एक सतत परत नहीं बनाता, गाइडलाइन मेरी, कारण बताएं। हाँ सतत परत नहीं बनाता, मेरी गाइड ले गई थी ना, ले आई हो, लाई लिखने के लिए सर ले गई थी मैं। ऐसा है, हाँ 3 पार्ट तक का लूंगी, आप ले ठीक, बता क्या हुआ। स्पोरुलिन क्या करता है, उसके बाहर अच्छा करता है, हाँ मुख्य भूमिका होती है, सर्वाधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। फिर 8वां, हाँ अभी 8 तो पढ़ी है सर, ये वाला बता रहे थे ना मगर। हाँ, समानता देखा जाता है कि स्पोरोपोलिन परागकण के चारों तरफ एक सतह परत नहीं बनाता, कारण बताइए। बता दो, प्रश्न मतलब बताओ ना। अच्छा समानता यह देखा जाता है कि, मतलब हर बार यह देखा जाता है कि एक सतत परत, सतत तो यानी ये बताओ, घर के हर जगह चूना पोत दिया जाता है कि दिवाली वाले में वो दरवाजे में छोड़ देते हैं, दरवाजे में छोड़ देते ना, सही है ना, पक्का ठीक। चना देखियो कभी, चना देखियो हो, चना के छिलका सब जगह रहता है कि एक जगह छूटा रहता है, छूटा चना की जहाँ पास नोक रहती है वहाँ तो छेद रहता है हल्का सा। हाँ सर जी, वही ये बोलती पर रुक गई, हाँ मूलांकुर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मूलांकुर। और जहाँ से जड़ निकलेगी मूलांकुर, और जहाँ से तना निकलता है चने का दाने का उसको प्रांकुर कहते हैं। वेरी गुड पहला, ठीक है। एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर, क्या बोले,
चने की जहाँ से जड़ निकलती हाँ, है हाँ। उसे बोलते हैं मूलांकुर, जहाँ से तने निकलते हैं उसको बोलते हैं प्रांकुर। प्रांकुर, ठीक है। हंस रही है। हाँ, अब सुनो क्या होता है कि चलो फिर से इसके अंदर से निकालो वही चीज। ये लो। हाँ, छिलका दो उसको केवल, छिलका। तो किसका छिलका है बताओ? वो अभी परागकण का। पुष्प के पराग हाँ। कोश के परागकण अच्छा। का पुष्प के परागकोश के परागकण के बाह्य चोल को बाह्यचोल। किसको दिए हैं? पूजा को। पूजा को। तो ये जो तुम छिलका उसका दी हो तो उसके चारों ओर था कि हल्का सा छूटा रहता है एक नहीं, हल्का जगह, सा छूटा ही है। ठीक है। तो प्रश्न में पढ़ो क्या लिखा है? सामान्यतः देखा जाता है स्पोरोफोलिन पराग के चारों तरफ एक सतह परत नहीं हाँ, बनता। एक सतत परत मतलब नहीं वही रहती। नहीं बनता। हाँ, थोड़ा सा एक जगह छूटा वही रहता है। छूट जाता है, तो बिल्कुल। उसी को परत नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। प्रश्न चल रहा है कि सामान्यतः स्पोरो जो है ना, स्पोरोपोलिन जो होता है उसके बाह्य सतह पूरी तरह से बंधी नहीं रहती, माने चारों ओर से उसमें परत नहीं रहती, सतत रूप से नहीं रहती। अब क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? कारण बताइए। कारण से हमको इसको समझाना है। आंसर पढ़। तो जनन हो ही ना पाएगा, है ना, कि पराग कण के चारों ओर स्पोरलिन की बाह्य चोल की सतह एक समान नहीं रहती, एक जगह छोटा सा छिद्र रहता है जिसमें वो नहीं रहती, क्योंकि उस स्थान से आना जाना कणों का रहे। पराग कण के कण में छोटा छिद्र रहता है, इसको जनन छिद्र कहते हैं, और उसमें इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो जनन का काम करेगा, आते जाते रहे। वो काम अगर वो बंद हो गया तो कर रहता है। बिल्कुल। जैसे घर के दरवाजे, मतलब यह जो बैंक है ये किस प्रकार का उपयोग करता है? हाँ, जैसे संसार में बहुत सारे स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं पैदा हो पाते। हाँ, सही बात। क्या बोली? होता क्या है कि एक पार्ट तुम लोग जो छोड़ दिए हो उसमें क्या है, कमर के नीचे, स्त्रियों के कमर के नीचे ये जो छिद्र रहता है, तो जांघ के ऊपर दो पाइप रहती हैं। यहाँ देखो मेरे साइड, देखो ये पैर है, ये पैर है, इसको योनि बोलते हैं। पर देखो 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 सुनो, किनारे इस साइड, दोनों साइड क्या रहता है, दोनों साइड बाहर से नहीं दिखता, अंदर केवल होता है। वो हिस्सा कहाँ होता है? केवल अंदर होता है, ठीक है ना। तो वही तो बता रही हूँ। उसमें ऊपर का हिस्सा केवल कहाँ हो जाता है? बाहर से, ठीक है। तो बाहर से होने के चलते अंदर इस प्रश्न छपा है, पराग बैंक किस प्रकार उपयोगी है? तो जैसे निसंतान संतान दंपतियों के लिए स्पर्म बैंक होता है, उसी तरह से ये कौन सा बैंक कहलाता है? फूलों के लिए। अच्छी किस्म के पौधे संसार में विलुप्त ना हो जाएं, क्या बोले? अच्छी किस्म के पौधे विलुप्त ना हो जाए, इसलिए इस बैंक में पराग के कणों को क्या रखा गया है? सहेज कर रखा गया है। क्या करके रखा गया है? बिल्कुल। और कई साल पुराने आज जो पुष्प खत्म हो चुके होंगे भले, पर उस स्पर्म बैंक में जाओगे, सॉरी पराग बैंक में जाएंगे, तो कई करोड़ों सालों पहले, 2 4 10 साल, 1000 20 माने राम भगवान के समय के भी पुष्पों के पराग कण हो सकता है कि वहाँ उपलब्ध हों। क्या बोले? अमेरिका में कोई पौधा उगता था, पर इंडिया में लाते लाते सूखा न जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, या कुछ काम चल रहा है बगीचे में, तो अभी हमको 1 2 4 साल तक हम नहीं लगा पाएंगे। पर वो पराग बैंक में हम ताज़ा रहता है, ठंडवा देते हैं फ्रीजर में रख के, ला के हम बो देंगे, लगा देंगे, तो हम उसको क्या करा देंगे? निषेचित करा देंगे पराग कण की क्रिया से, और वह फिर नया पौधा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और कितना ठंडा करना पड़ता है? 196 डिग्री सेल्सियस ऋण लगा है, मन ठंडा करना है, बिल्कुल बर्फ से भी खतरनाक। क्या? बर्फ 0 में होता है, तो -1 -2 -3 नहीं, 196 डिग्री सेल्सियस पर। बिल्कुल। इससे क्या होता है? सरकार नए नए पुष्प तैयार करने में मदद मिल रही है, उन पौधों को हम कई सालों तक सहेज कर रख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये एक पार्ट छूट गया है, क्वेश्चन है कि त्रिसंलयन क्या कहलाता है और यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। त्रिसंलयन क्या है? पुष्पों की बात हो रही है। किसकी? पुष्प की। कि जब पौधा क्या हो जाता है? परागकण की क्रिया संपन्न हो जाती है, परागण की क्रिया, तो उस टाइम पर त्रिसंलयन होता है वाटिकाग्र के अंदर। उसी को हमको समझाना है, ठीक है। वाटिकाग्र कहाँ होता है बताओ?
पुष्प में मटकी जैसा जो मटकी को चित्र जो है, ऊपर हिस्से को बिल्कुल। और जो डंडी रहती है वर्तिका, वर्तिकाग्र और जायांग। ये पुंग के सर से पराग कोश से पराग कर जब जाते हैं तो जो घटना घटती है वो मटकी के अंदर, जायांग के अंदर, हमको उसी को बिल्कुल मादा वाला हिस्सा उसी को हमको समझाना है। करने वाले दो नरयुग्मक से एक हाँ, देखो हम मान लो एक पुष्प लाए, पुष्प में क्या होता है, पराग कोश होता है। प्रश्न छपा है त्रिसंलयन क्या है और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या होता है कि जब कीड़े मकोड़े की मदद से पराग के कण उड़ के जब जाते हैं किसके अंदर, वर्तिकाग्र, ऊपर को वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको वर्तिका। बिल्कुल। जब कीड़ा यहाँ बैठ गया, कीड़ा यहाँ बैठ गया तो पराग के कण पराग नाली से होते 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 कहाँ पहुँच जाते हैं, इसके अंदर जायांग में पहुँच जाते हैं, तो भ्रूण कोश में पहुँचते हैं। तो वही पराग नाली से भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। कितने युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक। कितने प्रवेश करते हैं, 2 नर युग्मक प्रवेश करते हैं। इसके अंदर पहले से एक ध्रुवी न्यूक्लियाई से 2 जाते हैं और अंदर 1 होता है। कितने जाते हैं, 2 नर युग्मक। और एक अंदर क्या होता है, एक ध्रुवी न्यूक्लियाई से जब संयोग करते हैं 3 चीज हो गई, गिनो, 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो 3 गुणित परत, एक 3 गुणित यहाँ कण तैयार होता है, छिलका क्या तैयार होता है, छिलके की तरह भ्रूण का पोष तैयार होता है, उसको भ्रूण पोष कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोशिका का निर्माण। बिल्कुल। अब उसको चूंकि कोशिका है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष कोशिका का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं। क्या, यह प्रक्रिया कहाँ होती है, भ्रूण कोश के केंद्र में। जो जायांग रहता है उसी जायांग के अंदर वो कण है और उसी कण के केंद्र में ये क्रिया कंप्लीट होती होगी। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा पाया गया है। ठीक है, और इसमें एक नर युग्मक होता है लेकिन 2 ध्रुवी केंद्रक भाग लेते हैं। क्या बोले, एक नर युग्मक होता है, एक नर युग्मक होता है और 2 ध्रुवी युग्मक होते हैं। ठीक है, सॉरी 2 ध्रुवी केंद्रक बोलना है, युग्मक ना बोल के 2 ध्रुवी केंद्रक बोलना। जैसे चित्र बने हैं दिख रहे हैं ये, तो ये ऊपर का सिरा नीचे का सिरा, किसी पौधों ये सब किसके अंदर होता है, ये मटकी बनी है, देखिए मटकी ये है, ये जूम कर दिया, इसको जूम किए, इसके अंदर ये मटकी दिख रही है, ये मटकी के अंदर ये है। ठीक है, तो इसको उठा के ऐसा कर दिया, तीर बनी है, पहले ये 3 दिख रहे हैं, 2 होते हैं, कुछ समय पहले ऐसा होते हैं और कुछ समय पहले ऐसा होते, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा पहले ऐसा होता है, फिर 4 बन जाते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग के विकसित फल को। ठीक है ना, देखो वो सुनो, अभी सुनो, नहीं अभी आज वाली बात अभी कर लें पहले, अभी आज वाली बात करते हैं पहले, है ना। क्या है, तो इसमें जैसा कि दिया है कि आज से लगभग 50 साल पहले की बात चल रही है, 50, 52, 53 साल की पहले की बात चल रही है। तो एक R.H. विटेकर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सोचा कि पूरे संसार में कोई भी इंसान अगर बीमार पड़ जाता है तो उसकी दवाई कहाँ से बनेगी, है ना, या वो व्यक्ति बीमार क्यों पड़ गया। तो इसको जानने के लिए कई सारे अध्ययन किए गए। तो उसने सोचा कि पूरे संसार में भले इतने सारे जीव जंतु दिख रहे हैं पर हम इनको करोड़ों जानवर, करोड़ों पशु, करोड़ों पक्षी ऐसा ना पढ़ेंगे, हम इनको 5 कैटेगरी में अगर समझ लेंगे तो हम पूरे संसार के बीमारियों का इलाज खोज सकते हैं। तो उसने पूरे संसार को 5 कैटेगरी में बांटा था, मम्मी पापा की जय या माँ से मुनेरा जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत और प्लांटी जगत। ठीक है, साक्षी विटेकर ने क्या कर लिया था कि उससे पूछा गया कि भैया तुम पूरे संसार को कैसे 5 जगत में बांट के रख दिए क्या, तो वो बोला कि बहुत सिंपल है। क्या बोला, बहुत सिंपल है। उसने क्या किया, एक बुक निकाला, कौन, विटेकर। अब बोला कि मैंने
चेक किया कि इनकी कोशिकाएं किससे बनी है। ये पांचों जगत की कोशिका का मैंने अध्ययन किया, तो मैंने इनको कोशिका अलग अलग रही, इसलिए मैंने ऐसा बांट दिया था। फिर मैंने शरीर का संगठन कैसा है, इनका शरीर एक कोशिका से बना है कि बहुकोशिका से बना है, इसके संगठन कैसा था, मैंने इस आधार पर इनको अलग किया। फिर मैंने पोषण विधि की, ये इनका पोषण सूर्य की धूप से होता है कि ऑक्सीजन से इनका पोषण होता है, कि ये लोग खाना बनाते हैं, कि इनका प्रकाश ज़मीन से ही इनका भोजन हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इनको बांटा। इनके जीवन की पद्धतियाँ अलग अलग थीं, इसलिए मैंने इनको हाथ से खाने वाले जीव, स्वयं का पोषण करके, पर का पोषण करके, इस तरह मैंने पूरे जगत को 5 कैटेगरी में बांटा है। कौन बताया ऐसा? विटेकर। कि पूरे संसार को इस तरह मैंने बांट कर। सुनो, विटेकर ने क्या किया था, मेरी बात सुनो। विटेकर ने क्या किया था कि पूरे संसार के कीड़े मकोड़े, कुत्ता बिल्ली, सांप, इंसान, पशु पक्षी, जानवर, सबको बांट के तो रख लिया था, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि विषाणु को कहाँ रख दूँ। क्या मुनेरा जगत होता है, असल में मुनेरा जगत है जीवाणु वाला, मुनेरा जगत जीवाणु वाला है, पर वो विषाणुओं वाला जगत उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कहाँ शामिल करूँ। ठीक है, विषाणु में विष के अणु होते हैं, उनके आँख कान नाक न होते हैं। हाँ, कोरोना जैसे हो गया, वो वायरस है। टाइफाइड तो बीमारी का नाम है, और टाइफी विषाणु है, रोगाणु है, विषाणु नहीं, रोगाणु। जो जहरीला कर दे भोजन को वो विष के अणु है, जो रोग फैला दे। अच्छी चीज़ें सुन हरिओम, जो ऐसे अणु जो रोग फैलाएं तो रोगाणु कहलाते हैं। ऐसे अणु जो विषैला कर दे किसी चीज़ को तो विषाणु है, और ऐसे अणु जो जीव है केवल तो जीव अणु कहलाते हैं। तो विषाणु जो होते हैं उसमें कभी कभी वो गर्मी वाली जगहों पर पैदा हो जाते हैं ज़्यादा, और ठंडी फ्रिज में रख दे तो कम हो जाते हैं। तो कभी ये मर जाते हैं, कभी जी जाते हैं। इसलिए ये निर्जीव के भी लक्षण इनमें पाए गए हैं और सजीव के भी लक्षण पाए गए हैं। इस कारण से इनको क्या माना गया है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। क्या माना गया है? सजीव और निर्जीव की कड़ी माना गया है। क्योंकि सुनो, लिखा है 5 जगत के पश्चात, जानते हो ना हरिओम। देखो, मुनेरा 5 जगत तो बढ़ गए थे, पर बाद में वैज्ञानिकों ने मुनेरा जगत में इतना ज़्यादा माने बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के पाए गए, वायरस, कि फिर से उस मुनेरा जगत को 6 जगत में बांट दिया गया। किसको? मुनेरा जगत को कितनी कैटेगरी में बांटा गया? मुनेरा मतलब जीवाणुओं वाला। मुनेरा जगत जो होता है कितने बटा हुआ है? 2। मुनेरा जगत को 2 जगतों में बांटकर 6 जगत फिर बांट दिया गया है। बिल्कुल। सुनो, विटेकर ने तो बांट दिया था ना। विटेकर ने क्या कर दिया था? बांट दिया था। विटेकर ने बांट दिया था, पर जो काल ऊज रहा है ना, वो कितने कैटेगरी बांट दिया? 6 को ही 3 डोमेन में बांट दिया था। क्या? 6 बिल्कुल। जो 6 थे उनको 3 प्रक्षेत्र में बांटा, 3 टुकड़े कर दिया। उनको डोमेन या प्रक्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन या प्रक्षेत्र कहते हैं। ठीक है। और जो पहला बांटा था किसने? काल ऊज ने। तो पहले को क्या बोलते हैं? यू बैक्टीरिया, और दूसरे को क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया, और तीसरे को क्या बोलते हैं? बाकी जो जगत बच गए, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमिलिया। तो उसको एक्सटर्नल आया बाहर से एग्जाम लेने, और रुचि से बोला कि रुचि, मुनेरा जगत क्या है? तो रुचि बोली कि सर इसमें बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं इसमें? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया न ये जंतु कोशिका के होते न पादप कोशिका के। तो सर बोले कौन सी कोशिका के होते हैं? तो बोले कि सर इसी को ही प्रोकैरियोटिक कोशिका भी बोलते हैं, और इसी को कहते हैं एक कोशिका वाले जीव। ना तो ये जंतु हैं और ना तो ये पादप। क्या बोले? ना तो ये जंतु कोशिका के उदाहरण है और ना तो पादप कोशिका के। तो मुनेरा जगत में किसको शामिल किया गया है? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। और सर बोले कि जीवाणु भर है क्या मुनेरा जगत में? बोली कि नहीं सर, इसमें माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु भी होते हैं, असाइनो बैक्टीरिया नाम के भी जीवाणु होते हैं, जिनके आँख कान नाक नहीं होता। क्या बोले? आँख कान नाक मुंह कुछ नहीं होता। ये सीधे क्या होते हैं? कण होते हैं। देखो, इसमें एक पॉइंट छपा है कि रुचि से जब सर पूछ लिए तो साक्षी की बारी आई। बोली कि साक्षी ये जीवाणु कैसे दिखते हैं? तो बोली सर ये अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं ये? अति सूक्ष्म।
और ये कितनी कोशिका से बने होते हैं? तो साक्षी बोली कि ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब बोली कि ये जो जीव है ये ना, ये बोली कि ये नए जन्म लेते हैं कि बहुत पुराने हो गए। तो ये बोली साक्षी कि सर जब संसार बना था तभी से ही इन जीवाणुओं के पूर्वज रहे होंगे, आद्य माने शुरुआती समय से रहे होंगे। और सर्वव्यापी मतलब ये हर जगह जीवाणु व्याप्त होते हैं। हर जगह मतलब सुबह उठते हो आँख में जो ये छपा रहता है, हाँ, ये मुंह में, दांत में, चेहरे में, सिर में, तुम्हारे चेहरे तक में अभी इतने बैक्टीरिया होंगे कि वो पर देखो तो एक व्यक्ति था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। इसने इतने जीवाणु का अध्ययन किया, स्टार्ट करने वाला कौन था? यही नाम क्या था उसका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हाँ, इसने सबसे पहले नाम रख लेते कि याद नहीं। इसने सबसे पहले क्या किया था? नहीं वो ऐसा नहीं रहता। एक उसके पिता का कोई नाम होगा, एक ठो शब्द, एक उसके दादाजी का नाम होगा, एक उसके प्रसिद्ध होगा। नहीं, हाँ, वो वहाँ क्या है, न पंडित बोलते, न ठाकुर बोलते, न वहाँ बनिया बोलते, ऐसा नहीं बोलते वहाँ। हाँ बिल्कुल, वहाँ उनकी पोस्ट काम करती है। जैसे सुनो तो, जैसे उनके कुल में देखो, उनके लड़के बच्चे फेमस हो गए। किसी लड़के का नाम रहा होगा ल्यूवेनहॉक। क्या नाम रहा होगा? ल्यूवेनहॉक। तो अब उसके जब लड़के बच्चे पैदा हुए तो अपने नाम में क्या जोड़ने लगे? वो अपने नाम में क्या जोड़ने लगे? ल्यूवेनहॉक जोड़ने लगे। मानो अब उसके लड़के बच्चे हुए 2-4 ठो, एक ठो का नाम था वॉन, तो अपने नाम में क्या जोड़ने लगा? अपने पापा का नाम वॉन ल्यूवेनहॉक जोड़ने लगा, ठीक है। लोगों को लगा कि उसका नाम होगा, क्या होगा? लेकिन जब उसके भी 5-6 संतान हुई, अब मान लो कि वो प्रसिद्ध रहा है, उसका पिता मुखिया रहा है, तो अपने नाम में जोड़ने लगा। तो अब उसके लड़के का नाम पड़ गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जैसे संजय सत्येंद्र पाठक, सुनो तो, संजय सत्येंद्र पाठक। बहुत लोगों को लगता होगा कि संजय और सत्येंद्र अलग अलग नामा है कि एक नामा है ना। बहुत लोगों को भ्रम हो गया। अभी जो नए बच्चे होंगे, अब तुम लोग इतना तुम लोग जानते या हो कि संजय अलग नाम है, सत्येंद्र उसके पिता का नाम है, तब तुम समझ जाते हो। अब जैसे जो वो फिल्म बनाया है, पद्मावती फिल्म बनाया है, सांवरिया देवदास, उसके डायरेक्टर का पता क्या नाम है? संजय लीला भंसाली। क्या नाम है उसका? संजय लीला भंसाली। तो संजय क्या है? वो डायरेक्टर है, और उसकी माँ का नाम है लीला, और भंसाली उसकी जात है। समझ गए? एक ठो डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, अपने नाम में जोड़ती है गीता माँ। क्या जोड़ती है? गीता माँ। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, जवाहरलाल नेहरू जुड़ा है, तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि नेहरू क्या है? जाता है, पर असल में ऐसा नहीं। नहर एक रहती थी, आनंद भवन था, तो बनारस में आनंद भवन में नहर बहती थी, इसलिए नाम में क्या जोड़ने लगे वो, ठीक है। तो जानते हो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था, इसलिए उसको फादर ऑफ बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। पर जीवाणु शब्द बैक्टीरिया शब्द कौन दिया था? एरन वर्ग नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने शुरू किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया था, ठीक है। फिर आगे चलो, मान लो कि रुचि जो है कोरोना चेक करने वाली डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा, तो जब वो बैक्टीरिया चेक करेगी, सुनो, जब कोरोना के कोशिका को चेक करेगी, कंप्यूटर में दिखा रही थी, तो ये पूछी अंकिता कि ना रुचि, कोरोना का वायरस कैसा दिखता है? तो वो बताए कि कंप्यूटर में दिखाए कि वो इस तरह गेंद जैसे दिखाई देता है। तो वो बोली कि इसके बाहर के जो आवरण है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो वो बोली कि इसको बोलते हैं कोशिका का कला। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका की कला। क्या बोलते हैं? कोशिका की कला। अब कोशिका के अंदर, इस गेंद के अंदर क्या होगा? केंद्र होगा। क्या होगा? केंद्र। और केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और केंद्र के अंदर क्या होता है? केंद्रिका। केंद्रक, केंद्रिका, 3 चीज होती हैं भाई, ठीक है। तो आप लोगों को भ्रम बीच बीच में हुआ करेगा, इसलिए अलग अलग जगह पर छपा है, ठीक है। अच्छा, तो वो बोली, अंकिता बोली रुचि से कि ना रुचि, ये जो गेंद जैसे तो कंप्यूटर में तुम दिखा रही हो कोरोना का वायरस, तो ये कोशिका है कोरोना की, पर इसके अंदर के भाग को क्या बोलेंगे? केंद्रक। और केंद्रक के भी ऊपर एक आवरण है, उसको बोलते हैं केंद्रक कला। क्या बोलते हैं? हरिओम, केंद्रक कला। अब बोली कि जैसे हम सब के अंदर खून भरा है, हम सब के अंदर मांस भरा है, इस कोरोना वायरस के अंदर क्या भरा है? तो रुचि बताए कि इसको बोलते हैं कोशिका का द्रव्य। क्या बोलते हैं इसको?
अब बोली कि केंद्रक के अंदर क्या भरा है, तो बोली कि केंद्रक का द्रव्य क्या भरा है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित केंद्र की पदार्थ को और उसी केंद्र की पदार्थ को आरंभिक केंद्रक या इंसिपिटेंट न्यूक्लियस कहा जाता है, इंसिपिएंट कहते हैं। ठीक है, हाँ। फिर सुनो, रुचि से अंकिता बोली कि ये जो जीवाणु का चित्र दिखा रही हूँ कंप्यूटर में, तो ये कैसे होता है। तो वो बोली कि जैसे किसी भी चीज के अंदर, हाँ, वो बोली कि जैसे रसगुल्ला के अंदर किशमिश हो, अगर रसगुल्ला खा रहे हो, माना कि रसगुल्ला के अंदर क्या है, एक किशमिश। सुनो, मान लिया जाए रुचि जब कंप्यूटर में दिखा रही थी बैक्टीरिया को, रुचि क्या दिखा रही थी कंप्यूटर में, जब कोरोना का वायरस दिखा रही थी, तो अंकिता बोली कि इसके अंदर क्या होगा। तो वो बोली कि इस कोरोना के अंदर, हरिओम, इस कोरोना वायरस के अंदर जो केमिकल होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? अब बोली कि इस कोरोना वायरस को अगर फोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, तो वो बोली कि इसके अंदर केंद्रक निकलेगा। क्या निकलेगा? केंद्रक। अब बोली कि उस केंद्रक के अंदर डीएनए होता है क्या, तो रुचि बोली हाँ होता है। तो बोली कि ऐसा दिखता है, देखो वो ऐसे ऐसे बना रहता है चित्र, तो ये डीएनए होता है। तो बोली कि हाँ यही सेम यही तो ये कोरोना के अंदर डीएनए होता है। अब बोली कि इसमें ना, ये बोली कि इसके बाहर का आवरण क्या कहलाता है, तो वो बोली कि इसके बाहर के आवरण जिससे बना होता है वो प्रोटीन कहलाता है। क्या हाँ, लिखा है कि जीवाणुओं में सामान्यतः जनन द्विविभाजन द्वारा होता है। मान लो कि तुम्हारे आँख कान में जो मैल रहता है, ये जीवाणु इसमें होते हैं। जीभ के अंदर भी तुम्हारे क्या होता है, जीवाणु, है ना। हम सबके शरीर में पूरे बहुत सारी जगहों पर बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं। दूध दही में भी क्या होते हैं, जीवाणु। तो आज का दूध कल और खट्टा हो जाता है, माठा डाल दो, खटाई डाल दो, तो ऐसा क्या हो जाता है, असल में वो जो बैक्टीरिया होते हैं इतने पनप जाते हैं उसके अंदर कि उनकी संख्या बिल्कुल किसी सुनो, उनकी चक्रवृद्धि जैसे ब्याज होती है, वो इस तरह का बढ़ते हैं। क्या बैक्टीरिया दूध में तो रख दिए दही। अब दही जो है 2 दिन बाद और खट्टी होने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जीवाणु क्या करते हैं, पैदा होते जाते हैं। उनके पैदा होने को कहते हैं द्विविभाजन। क्या बोलते हैं उनके पैदा होने को? द्विविभाजन। और क्या होता है कि जैसे तुम्हारे माता पिता से तुम्हारे अंदर डीएनए आया होगा, तुम्हारे माता पिता का डीएनए किसके अंदर आया, तुम्हारे अंदर, वैसे ही वो जीवाणु अपने आने वाले संतान को अपना जीवाणु जब देती है डीएनए, तो उसमें वो चला जाता है। क्या? तो आनुवांशिक पदार्थों का पुनर्संयोजन उनमें भी होता है। ठीक है, जैसे कोरोना वाला वायरस है अंकिता, कोरोना वाला क्या है, जीवाणु नहीं है, विषाणु है, रोगाणु है वो। ठीक है, तो उनमें भी डीएनए आरएनए उनमें भी होता है, और उसकी वजह से उन वैज्ञानिक लोग उनका तैयारी करने में लगे हैं। अभी जो उनकी वो वैक्सीन आई है कोविशील्ड, और एक आई है कोवैक्सीन। तो एक कोवैक्सीन जो है कोरोना के ही माने एक वैक्सीन जो है जीवाणु से ही तैयार की गई है, तो उसमें उसकी कुछ हानियां भी हैं। इसलिए एक मैसेज वायरल हुआ रहा कि इसके वजह से लोग नपुंसक हो सकते हैं, बच्चे पैदा करने की क्षमता हट सकती है। तो कुछ माने उसके कुछ लोग डर रहे थे। क्या? कुछ लोग डर रहे थे कि इस वैक्सीन का क्या हो सकता है दुष्प्रभाव। ठीक है, क्योंकि डीएनए आरएनए उनमें भी था। क्या? डीएनए आरएनए उनमें था। जो जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जो पिच्ची आती है वो कोई दवाई नहीं है, वो असल में बैक्टीरिया ही है। बिल्कुल वो बैक्टीरिया है, और वो अच्छे बैक्टीरिया हैं, इसलिए वो खराब बैक्टीरिया को मार देते हैं। क्या बोले? अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो खराब बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं। तो डीएनए का पुनर्संयोजन होता है अनुवांशिक पदार्थ का, इससे वो है अपने समान नए जीव बना लेते हैं। उनके लक्षण उसी के जैसे होते हैं। देखो सुनो, जो जीवाणु होते हैं, ए लड़की सुनो, जब एक कोशिकी छपा रहे उसका मतलब है कि जीवाणु होता है। एक कोशिका वाला का मतलब आ जाए जब, तो उसका यही माना जाता है कि वो जीवाणु में होता है। पर अमीबा भी एक कोशिका है, पैरामीशियम भी एक कोशिका है ना। तो
वैज्ञानिकों के अनुसार जब एक कोशिका वाला होता है अलग तो वह प्रोकैरियोटिक होता है। क्या बोले? पर इसमें एक चीज़ बताया है कि अमीबा पैरामीशियम जैसे हम सुनते हैं तो ये कुछ प्रोटिस्टा जगत के कुछ उदाहरण जो होते हैं उनको यूकैरियोटिक बोला जाता है। उनके लक्षण प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है हरिओम विषाणुओं की कोशिका, और यूकैरियोटिक मतलब जंतु अपादप को यूकैरियोटिक बोलते हैं। क्या? वही बताऊंगा अभी। जंतु और पादप कोशिका को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। क्या? जंतु और पादप को क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। बहुकोशिकीय जीव इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार एक अपवाद ये जोड़ रहा है कि प्रोटिस्टा वाले जीव जो होते हैं उनको यूकैरियोटिक में रखा गया है, क्योंकि उनके लक्षण कैसे मेल खाते होंगे? यूकैरियोटिक से। और तुम लोगों हाँ देखो चलो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जगत 5 होते हैं ना अंकिता? हमने पढ़ा है कि जगत 5 होते हैं, पर जंतु जगत में जीव जंतुओं को रखा गया है, पादप जगत में पेड़ पौधों को रखा गया है, मुनेरा जगत में जीवाणुओं को रखा गया है, कवक जगत में कवक को रखा गया है। पर प्रोटिस्टा जगत में किसको रखा गया है? सबके मन में प्रश्न उठता रहता है बार बार। तो उन 4 जगत सुनो, अब ज़्यादा जगत नहीं बनाए हैं, इसलिए जो बच गया सबको कहाँ में रख दिए हैं? बचा कुचा वाला को प्रोटिस्टा में फिट कर दिए। किसको? बचा कुचा को। प्रोटिस्टा जगत में बचा कुचा रख दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्गीकरण का कूड़ेदान भी वर्गीकरण का देखो वर्गीकरण का बिल्कुल ना अंकिता, इसको प्रोटिस्टा जगत को वर्गीकरण का कूड़ेदान क्यों कहा गया है बताओ? माने 4 जगत में जो शामिल नहीं किए गए, 4 जगत में जो नहीं फिट हो पाए रहे थे, तो बिल्कुल उनका अध्ययन अच्छे से ना हो पाया होगा, उनके गुण मेल नहीं खाए होंगे, तो उसका नाम रख दिए है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? तो भाई इसमें एक चीज़ छपी है परजीवी, एक छपा है मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब है कि किसी के शरीर में रह के और अपना भोजन कर ले, उनको परजीवी कहते हैं। परजात में जो रहते हैं बिल्कुल। परजीवी का मतलब होता है, एक होता है सहजीवी, जैसे भैंस के ऊपर बैठी रहती है कौन? चिड़िया। भैंस के ऊपर हाँ देखो, तो भैंस के ऊपर जो चिड़िया बैठी रहती है, चिड़िया क्या करती है कि भैंस के पीठ के कीड़ों को खा लेती है। साक्षी, भैंस के कीड़ों को खा लेती है कौन? चिड़िया। और इससे भैंस को फायदा है कि उसके शरीर के जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर रहे हैं। चिड़िया का क्या भर रहा है? पेट। तो ये सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी। लेकिन अगर चिड़िया जो है अगर केवल उसको भर फायदा होता, अब भैंस को कोई फायदा ना होता, तो उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे तुम्हारे मच्छर का लार्वा शरीर में चला जाए प्लाज्मोडियम, तो वो तुम्हारे शरीर से उनका क्या होता है? विकास होता है, वो जीवन उनका बन रहा है। जुआ जो है तुम्हारे परजीवी कहला गए एक प्रकार से। परजीवी मतलब केवल उनको फायदा है ना। परजीवी का मतलब केवल उनको फायदा है, एक व्यक्ति को एक फायदा हो, एक पक्ष को फायदा, दूसरे जीव को फायदा ना हो, ये परजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक जो होता है भुंडा, अचार में अगर कवक लग जाए तो कवक को परजीवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कवक जो है अचार को क्या कर देता है? खराब। अचार को क्या कर देता है? धीरे धीरे वो उसके अंदर परत जम जाती है, तो वो पनप जाते हैं, अचार को खराब करने लगते हैं, है कि नहीं? अच्छा, और सड़ी गली चीज़ों में जो जैसे तुम 2-4 दिन से अच्छा फल जो खाए हो, सेब संतरा छिल कर उनका सब फेंक दिए हो, सड़ जाता है जब, तो उसमें जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, दाने जैसे होंगे पर दिखेंगे नहीं, सुंदर से दिखेंगे, उनको कहते हैं मृतोपजीवी जीव, क्योंकि वे सड़ी गली चीज़ों मरी हुई चीज़ों में ही उग पाते हैं। तो मृतोपजीवी अपरजीवी। तो कवक जो होता है भुंडा, वो ऐसी ही जगह पर उगता है। क्या? ऐसी जगह पर उगता है। इनमें भी पर्णहरिम पाया जाता है। क्या? पर्णहरिम, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट 2 चीज़ें होती हैं। तो हाँ, हरित लवक क्लोरोफिल को बोलते हैं, अब क्लोरोप्लास्ट को पर्णहरिम कहते हैं। क्या? शायद क्लोरोप्लास्ट को ही शायद कहते हैं। असंवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स। हम सबके शरीर में नसें गई हैं, ये खून का संवहन करती हैं। हमारे शरीर में जो नसें गई हैं किसका संवहन करती हैं? खून का। पर थैलोफाइट्स नाम के जो पौधे होंगे, बीज होंगे, जो भी होगा, उसमें संवहन पाया ही नहीं जाता। उनमें कोई
वो नहीं है, माने नस नहीं है कि उनमें कोई पोषक तत्व तो ले जाए। क्या? ठीक है, जैसे पेड़ पौधे में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, वो उनकी नस कहला गई। भाई हमारे अंदर की जो नसें हैं उनको क्या बोलते हैं? धमनी असीरा। हमारे मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को धमनी सिरा बोलते हैं। अब पेड़ पौधों की नसों को क्या नाम रखाया गया है? जाइलम फ्लोएम। वो भोजन वोजन ले जाता है, नहीं ले जाता है। वैसे ही थैलोफाइट्स नाम का कवक होगा शायद, जो भी होगा, उसमें कोई ऊतक नहीं पाया जाता संवहन कराने वाला। संवहन मतलब क्या कराएगा? उनको ज़मीन से उनके ऊपर कुछ ले जाए, ले जाए। तुम्हारे शरीर को कौन ले जाता है? खून कौन ले जाता है तुम्हारे शरीर में? धमनी सिरा, है ना। ये सब काम कर रहे हैं, पर इसमें स्वच्छ खून एक हृदय लाती है और एक अशुद्ध खून को वापस ले जाती है। हाँ, अचार में जो भुंडा फैल जाता है, अचार में जो भुंडा फैल जाता है जिस प्रकार का, इसको बोलते हैं तंतुओं का जाल। इसको क्या बोलते हैं? धागे जैसे जाल। जैसे धागा तुम लोग टेलर के जाओगे तो धागा कभी वो निकालता है कपड़े से, तो धागा डाले रहते हैं खूब सारे, है ना। तो कवक भी सेम इसी प्रकार से खाने पीने की चीज़ों में कवक भी इस तरह से फैल जाता है, तो ये कवक का जाल बिनर जाता है। इसी को बोलते हैं थैलोइड या कवक जाल, या इसी को ही सुकायवत बोलते हैं। क्या बोले? काय माने काया, काय माने काया, लेकिन उसकी काया धागे जैसे है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है। जैसे थैला बुना हो, थैलोइड अंग्रेजी में बोलते हैं, सुकायवत काया को कहते हैं। काया मतलब शरीर, काया मतलब धागे जैसी काया होने के चलते इसका नाम पड़ गया है सुकायवत। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। मान लो कि तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में डबल रोटी में कवक लग गया है। ए लड़की, डबल रोटी में और सब्जी वगैरह में, या पुरानी चीज़ें कई दिनों से पैक, तुम दूध पाउडर लेके आए हो, या कि आटा ही, या कई दिनों तक कोई चीज़ रखे होने पर एकदम सफ़ेद धागे जैसा उसमें आ जाता है, भुंडा जिसको अपन कह देते हैं भाषा में, कवक या फंगस आ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने उस कवक को जब लैब में देखा, क्या? जब कवक को मान लो कि तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में सफ़ेद कलर का वो रुई जैसे भुंडा लग जाता है, कवक लग जाता है। वैज्ञानिकों ने जब उस कवक को ले जाके लैब में जब उसका देखा, तो ये पाया कि उसके कोशिका की जो कवक रहता है, उसको अंदर से जब देखे तो उसकी कोशिका के किनारे देखो, ये कोशिका है, इसके किनारे एक सतह पाई गई है जिसका नाम उन्होंने रखा दिया है सेल्यूलोज से बनी हुई काइटिन। उसका नाम क्या रखा दिया? काइटिन। क्या? उस पूरी सतह का क्या नाम रखा दिए? काइटिन। और उसमें ये पाया गया है कि जैसे रुई जो होती है, सूती कपड़ा जो होता है, सेल्यूलोज वगैरह उसमें होते हैं, तो उसमें उसके अंदर और एक पदार्थ दिखा है जिसका नाम क्या रखा दिया? सेल्यूलोज। क्या? जैसे तुम्हारे जिसमें से वस्तुओं को देखते हो उसका क्या नाम रखाया गया है? आँख। क्या नाम रखा दिया गया है? आँख। तुम, है ना, तुम्हारे सिर में जो धागे जैसे उगे हैं, इनको क्या नाम रखा दिया गया है? बाल। क्या नाम रखा दिया गया है? बाल। वैसे ही वैज्ञानिकों ने कवक के किनारे वाली परत का क्या नाम रखा दिया है? काइटिन। क्या नाम रखा दिया है? काइटिन। और उस काइटिन को जब वैज्ञानिकों ने सुंदर से और देखा, तो ये पाया कि रुई धागे कपड़ों में जो सेल्यूलोज जिस तरह का होता है, उस तरह का उसमें भी वो पदार्थ दिखा है, तो उसका भी नाम रखा दिया कि सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है ये? सेल्यूलोज से। ठीक है, फिर आगे चलो मैं बता रहा हूँ। सुनो, क्या है कि हम जानते हैं कि सबके शरीर में वसा बहुत ज़रूरी होती है। क्या? वसा का मतलब चर्बी। तेल युक्त चीज़ अगर ना खाओ तो तुम्हारे शरीर में वसा की क्या होने लगेगी? धीरे धीरे कमी। मना तो किए हैं ना मुझे। तो ऑयल या लिपिड, सुनो तो, ऑयल, लिपिड, तेल, ये जो होते हैं इनसे हमारे शरीर को क्या मिलती है? वसा, चर्बी मिलती है। हरिओम। वसा चर्बी हमारे शरीर को इनसे मिलती है। ठीक है, अच्छा। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि वसा जो होती है, लिपिड जो होता है, तेल जो होता है, उनमें कुछ कण पाए जाते हैं। उन कणों का नाम क्या रखाया गया है? ग्लाइकोजन। क्या नाम रखाया गया है? तेल में पाए जाने वाले कणों का नाम ग्लाइकोजन। सेम यही पदार्थ किस में देखा गया है?
कवक के काइटिन के अंदर कण पाए गए हैं, जो उनमें देखा गया है कि वही कण जो तेल में होते हैं वो उनमें भी पाए जाते हैं। क्या? तो उसका भी नाम रखा दिया, वही कण पाए गए हैं सेम, उसका भी प्रैक्टिकल करते होंगे, तो उनका भी नाम रखा दिया गया है कि ग्लाइकोजन या तेल के रूप में होता है, जिसके कारण वो भुंडा तुम्हारे खाने में बढ़ता रहता है, या जो चीज़ें तुम्हारी रोटी वोटी सड़ने लगती है सफ़ेद, तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि असल में वो वही पदार्थ उसमें भी होता है, नहीं तो वो न पनप पाते। क्या? वही भोज्य पदार्थ उनमें संचित हो जाता है। वो रोटी के ऊपर अगर पनप रहा है तो पक्का है कि रोटी से उसने उस तरह के कणों को खींच लिया होगा। वैज्ञानिकों ने पाया है, चंचल, दीपांशु, वैज्ञानिकों ने पाया है कि कवक जो होता है 1200-1300 प्रकार का होता है। जो भुंडा होता है 1200-1300 प्रकार का, तो जो डबल रोटी तुम खाते हो असल में वो फफूंद ही है। वो क्या है? एक प्रकार का फफूंद ही है। कुकुरमुत्ता जो है वो भी क्या है? एक प्रकार का कवक ही है, भुंडा ही है, फंगस ही है। हाँ, नहीं तो वो उसकी प्रजाति ऐसी है। देख, हाँ, कवक जो होता है 1200-1300 प्रकार का, लगभग के 1100-1200 प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिकों ने उसको 5 वर्गों में बांटा है। कितना? A, B, D और F। A, B, D, F और J। A, B, D, F और J। तो ये 5-6 वर्गों में इसको, ठीक है, इस प्रकार से 5 वर्गों में उसको बांट दिया गया है ना। तो A से क्या नाम पड़ गया? A से एस्कोमाइस्टीज, B से बेसिडियोमाइस्टीज और C से J है जाइगोमाइस्टीज और D से ड्यूटेरोमाइस्टीज और हाइकोमाइस्टीज, ठीक है। पूरी कवकों का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्या? एक लाइकेन होता है। लाइकेन क्या होता है कि एक पौधा के ऊपर एक कवक उगाती है, उसको लाइकेन बोलते हैं। क्या कहा? पौधा के ऊपर दीवारों में से काई नहीं उग जाती है, तो उस पौधे के ऊपर पत्ती के ऊपर फफूंद लग जाता है, तो उसको लाइकेन बोलते हैं। क्या? जो आसपास देखते हो इसको ना समझ बैठना। क्वेश्चन है पुष्प। देखो भाई, जो संसार में जितने भी पुष्प हैं, अगर उसी फूल में ही अगर पराग के कण गए हैं तो ये स्वपरागण है ना। हाँ, अगर उसी फूल में अगर कण गए हैं, उसी फूल में अगर कण गए हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण। तुम लोग मान लो कि श्री राम के घर में, देखो क्या है, मान लो कि श्री राम के घर में मान लो जासौन का फूल लगा है ना। किसका फूल लगा है? जासौन का। अब वो जासौन का फूल जो लगा है, जासौन का फूल, तो उसी में पराग कोश से उड़ के पराग के कण किस में गए हैं? वर्तिकाग्र में। किस में गए हैं? वर्तिकाग्र में, ठीक है। तो जब जाता है तो नर वाला हिस्सा किस में चला गया? मादा में। नर वाला हिस्सा किस में चला गया? मादा में। इसका जो पराग का कण है, उड़ के किस में गया? वर्तिकाग्र में। तो नर वाला कण इसके अंदर होता है, मादा वाला इसके अंदर होता है। तो पुरुष वाला भाग नर वाले स्त्री वाले भाग में अंदर चला गया। तो ये क्या हो जाता है? परागण हो गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? परागण। क्योंकि उसी पुष्प में हुआ है। क्या बोले? उसी पुष्प में हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण। अगर श्री राम के घर में जो जासौन लगा है और उस दूसरे बगीचे में एक और जासौन लगा है, तो अगर उसी बगीचे से अगर 2 अलग अलग पेड़ से हो रहा था, अगर एक ही पेड़ से होता तो स्वपरागण कहते।
क्या बोले? उसी पुष्प में हुआ होता तो क्या बोलते हैं? स्वपरागण। पर अगर अलग अलग पुष्पों से हुआ होता तो क्या बोलना होता है? परपरागण। क्या? अगर तुम मान लो कि एक मुसलमान लोग अपने चाचा वाचा से शादी कर लेते तो ये स्वयं से कर लिए, परजात से अगर स्वयं से कर लेते, अगर चाचा की बिटिया से शादी करा देते वो स्वयं से करवा देते हैं, ठीक है। अपर परागण में क्या होता है? परजात से होता है। क्या बोले? जैसे अपन लोग क्या करते हैं कि एक ही फैमिली में शादी नहीं करते हो, एक ही फैमिली में शादी नहीं करते, इसलिए फैमिली समझाई तो इसलिए कि पेपर में भैया गरीबी चला थी, फालतू पुस्तक सुनो, तो अगर स्वयं के पुष्प में हुआ है तो स्वपरागण, दूसरे पुष्प में होगा तो परपरागण। हाँ, अब लेकिन एक प्रश्न इसमें चल रहा है कि वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि स्वपरागण न होने पाए। मैं समझ गया भैया। एक ही उसमें ना होने का। तो इसमें ये प्रश्न चल रहा है कि असल में एक ये प्रश्न तभी समझ में आ सकता है जिसने 5 दिन से सुना होगा। हाँ, बस हमने अभी अभी देखा कि स्वपरागण अपर परागण में सबसे बेस्ट माना जाता है परपरागण। क्यों? क्योंकि मुसलमान लोग उसी में कर लेते हैं शादी, इसलिए उनके वंश में उसी तरह के बच्चे पैदा होते हैं। उनका जो चेहरा रंग रूप जो है एक ही जैसे रहता है सबका, बिल्कुल। लेकिन परपरागण में क्या रहता है? अलग अलग प्रकार के नयापन आता रहता है कि आज तुम हाँ परपरागण में तुम जैसे हो। क्या बोले? परपरागण में तुम हो और तुम्हारे पापा यहाँ की हैं, मम्मी तुम्हारी कहीं और की हैं, तो दूसरे वंश का है, दूसरे वंश के तुम हो, तो जब प्रजाति उत्पन्न होती है उसमें नए लक्षण आने में अच्छा रहता है। दोनों के बिल्कुल बिल्कुल। तो वैज्ञानिक लोग पुष्प के लिए भी इस तरह का सोचते हैं कि उसी पुष्प में न होने पाए। क्या? उसी पुष्प में न होने पाए, अलग पुष्प से ही परपरागण होए। तो इस प्रश्न में यही छपा हुआ है कि स्वपरागण वाला अच्छा, स्वपरागण को क्यों रोकना चाहते हैं वैज्ञानिक? प्रश्न में ये पूछ रहा है कि स्वपरागण को रोकने वाली विधि का नाम बताना है। क्या बोले? कि उसी पुष्प से कण उड़ के न जाने पाए, उसी पुष्प के परागण से, ये जो अभी बताया मैं कि उसी पुष्प से नर वाला हिस्सा मादा में न जाए, जाने की बात न चल रही है, न जाए। क्या बोले? न जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का भी प्रश्न केवल समझाया हूँ। 5 दिन से जो सुन रहा होगा उस दिमाग में चढ़ेगा। पहले तो पता होना चाहिए स्वपरागण क्या है, फिर पता होना चाहिए परपरागण क्या है, फिर पता होना चाहिए कि अब सबसे अच्छा कौन है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या है। तो पूरा पहले सुना जाता है तब कमेंट किया जाता है। चलो, मतलब ये होता है कि सुनो, वैज्ञानिक लोग ये चाहते हैं कि स्वपरागण न होने पाए। क्या बोले? स्वपरागण न होने पाए, परपरागण प्रोत्साहित हो जाए। तो इसके लिए 2 मेथड होती हैं, दो मेथड ना होके 2 स्टेज होती हैं, ठीक है। पहली स्टेज क्या है? पढ़ो। काल दोनों का बिल्कुल समान काल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान काल। हाँ, दीपांश, श्री राम, पराग का जो कण है, क्या होना चाहिए? समकालिक। समकालिक का मतलब एक ही टाइम होनी चाहिए। तो अगर टाइम, वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि ये ना होने पाए, नहीं तो स्वपराग निषेचन हो जाएगा। क्या बोले? फूलों में अगर ऐसा हो कि जब ये कण जाए तो ये छिद्र न खुला हो, और जब ये खुला हो तो ये जाए ना। तो इसमें बोल रहा है कि जब ये अवमुक्त हो रहे हैं परागण, देखो ये यहाँ से जाने को बोलते हैं परागण अवमुक्त, और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र ग्रहण करना। क्या बोले? तो इनका जो काल है समान अगर ना हो तो उसी पुष्प में कितना हिल जाए, हवा आ जाए, तूफान आ जाए, तब भी वो नहीं हो पाता। पर निषेचन वाला परागण की क्रिया नहीं हो पाती। क्या बोले? निषेचन वाले परागण की क्रिया नहीं हो पाती। तो अगर माने पुरुष वाला हिस्सा मादा वाले हिस्से में न जाए समय में तो नहीं होगा भाई। क्या बोले? पुरुष वाला कण मादा वाले कण में अगर न जाए तो न होगा परागण। तो वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाए कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसी पुष्प में शादी हो जाएगी, उसी पुष्प में परागण हो जाएगा। शादी ना बोल के क्या बोलोगे? परागण। तो ये पराग का कण जो है उसी वर्तिकाग्र में चला जाएगा। तो अगर न हो पाए टाइम से तो वो स्वनिषेचन न हो पाएगा, स्वपरागण न हो पाएगा। फिर आगे उसी का, हाँ, मतलब ये होता है कि श्री राम के घर में एक ही पादप था, श्री राम के घर में एक ही जासान था। तो जब जाए तो ये हवा चल जाए, जब ये खुले तब हवा चल जाए, सामंजस्य न स्थापित हो। मतलब नर वाला भाग मादा में चाहता कि मैं गिर जाऊं, पर मादा हिल जाता है,
अब मादा वाला जब खुलता है तो नर वाला भाग जा ना पाए। जिस स्त्री पुरुष का मिलन जब होता होगा तो उस टाइम पर कुछ ऐसा हो जाए कि उसके कण उसके अंदर ना जा नहीं पाए और उसके कण उसका जो छिद्र है खुल ना पाए। तो ऐसी स्थिति में स्वपरागण कभी ना होगा। तो वैज्ञानिकों को इस कंडीशन को दिमाग में रख के स्वपरागण को रोक रखते हैं। क्या कि माने माँ जो है प्रेग्नेंट ना होने पाए, माँ जो है प्रेग्नेंट 4 साल 3 साल नई शादी ना होने पाए। तो मेडिकल की कई सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। सेम यहाँ किसकी बात चल रही है? पुष्प में, कि ये क्रिया ना हो, पुष्प में उसी परागण ना होने पाए। नहीं तो स्वपरागण हो जाएगा तो पुष्प उसी तरह क्वालिटी का उगेगा, ज़्यादा गंध नहीं रहेगी, ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, फूल उसका मद्दा रहेगा। पर परागण होने पर पुष्प की क्वालिटी अच्छी रहती है, उसकी सुगंध अच्छी रहती है, पूरे माने बगिए में उसका महक आती है। तो उसी क्वालिटी के पुष्प अगर चाहिए तो तुमको स्वपरागण करवाओ, लेकिन कुछ उसमें अच्छापन चाहिए, वैरायटी चाहिए, नयापन चाहिए। तो उसमें दूसरे वैरायटी का पुष्प परागण होना चाहिए। तो इंसान वाला जिसको समझ में आता होगा तो ये पुष्प वाला उसके लिए दार बात है, नहीं हुआ इसे हवा हवाई लगेगा। जो इंसानों वाला इस चैप्टर में इंसानों का दिमाग में रख के पढ़ोगे तो रहेगा। तो क्या सफेद गुलाब का फूल है, यदि लाल गुलाब का फूल यदि परागण करेंगे तो क्या अलग अलग होगा? काहे इसमें अभी शुरू का पार्ट हट होगा तुम्हारे वहाँ